एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक हाईवे बन गया तो हाईवे बनने के बाद आसपास की जमीनें महंगी हो जाती है, तो लोग होटल रिजॉर्ट तमाम तरीके की सुविधाएं वहाँ होना शुरू हो जाती है। अब हाईवे के यहाँ से रोड 4 लेन निकल रही है, हाईवे के रोड से लखनऊ को जोड़ने वाली, तो इससे क्या होगा, जिससे एलाइड सर्विसेज जो चीज़ें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। चाहे आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में देखेंगे, चाहे आप उसको किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपको टूरिज्म का विकास बहुत तेजी से देखेंगे। आप कहेंगे हाँ बड़ी सी झील कोई हो, आपका जो हरदोई का आप ले लीजिए, तो हरदोई में जो देखिए फेमस होगी कि रोड की कनेक्टिविटी से नैमिष है। अगर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों को जाने में आसानी होगी। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो हरदोई और लखनऊ से रोड जुड़ने वाला रोड है उसको हम 4 लेन बना दें, ताकि लोगों को एक जैसा यहाँ से जाने के लिए कम समय लगे। भारत सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस हमेशा रहा है कि कैसे हम एक्सप्रेस वे को बहुत तेजी से बनाएं। पहले 12 किलोमीटर एक्सप्रेस वे एक दिन में बनती थी, अभी 36 किलोमीटर। ये भारत सरकार का डेटा है कि 36 किलोमीटर बना है। इसका मतलब उनका ये मेन पर्पज है कि हर एक गांव को मेन सड़क से हमको जोड़ना है। कैसे भी करना, गांव में पहले देखिए कच्ची सड़कें हुआ करती थी या ईंटें वाली सड़कें हुआ, अभी अगर आपको याद हो तो आरसीसी बन रही है। जो मेरे गांव में, अपनी गांव की बात बताऊं तो पूरा गांव आरसीसी बन गया, आसपास के सारे गांव आरसीसी बन गए। इसका फायदा ये है कि जब एक रोड बनती है, आप देखते होंगे कि एक रोड बनती है और 10-6 महीने बाद मालूम चलता है उसमें फिर से दिक्कत हो गई, कहीं में पाइप बिजली वाला पाइप डालना हो गया। जब मैं बनारस में ग्रेजुएशन में था तो मुझे याद है कि बनारस में हमेशा सड़कें खुदी हुई होती, तो होता क्या था कि अब बारिश का टाइम हो गया तो एक ने अगर बिजली का पाइप डाला तो मालूम चला कि दूसरे ने वाटर वाला पाइप नहीं डाला, तो 2 महीने के बाद रोड बढ़िया बन जाती थी और फिर 2 महीने बाद फिर से खुलती थी। तो होता था कि इनके आपस के बीच में इनका कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं, तो सरकार का पैसा भी वेस्ट होता था और कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से लोग परेशान ही होने लगे। तो बेहतर यही कि जब आप एक बार बनवाना है तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, तो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो जो खर्चे आएंगे वो ऑटोमेटिकली कम आएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, इससे क्या क्या चीजें होंगी ये लिखिए। पहला लिखिए कि हाई सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। हाई सेफ्टी, हाई सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। एमएसएमई को बढ़ावा देना। एमएसएमई को बोलते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम के उद्योग को बढ़ावा देना। जो मछली फिशरमैन जो होते हैं, जो मछली का व्यापार करते हैं, उनकी स्किल को बढ़ावा देना। फिशरमैन, मछुआरे, हाँ मछुआरों की स्किल को बढ़ावा देना। और जो पोर्ट है, पोर्ट को रेलवे से, रोड से इसकी कनेक्टिविटी को मेंटेन करना। कनेक्टिविटी में इसकी कनेक्टिविटी क्या बोलेंगे, रेलवे और रोड। क्योंकि जब एक पोर्ट बनता है तो जो इसका माल रहेगा एक पूरे देश में पहुंचाने के लिए आपका रेलवे का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क या बाई एयर अगर आप पहुंचाना चाह रहे हैं, वो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के इसको तेजी से मजबूत करें। देखिए, रेल, एक्सप्रेसवे और वाटरवेज के थ्रू इनके कनेक्टिविटी को मजबूत करना। जिससे कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा। जिससे कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा। अब माना ये उत्तर प्रदेश है, ये है अपना गुजरात। एक था 1971 का इनलैंड वेसल एक्ट। इनलैंड वेसल एक्ट, इसका मतलब यह है कि अगर एक राज्य में पानी के थ्रू अगर आप अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप हरिद्वार से लेकर उसको बनारस से भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानून था। लेकिन अगर आप गुजरात से लेकर आप उत्तर प्रदेश में भेजना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई कानून नहीं, क्योंकि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी अलग अलग है। तो सरकार ने इसको रिप्लेस करके एक नए एक्ट लाया, इनलैंड वेसल एक्ट 2021। लिखिए,
इनलैंड वेसल एक्ट 1971 को बदलकर इनलैंड वेसल एक्ट 2021 को लाई। इसका मेन उद्देश्य यह था कि राज्यों के बीच में समन्वय को स्थापित कर, और ये एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के बीच में ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं था। हमको विशाखापट्टनम जा, गुजरात से कोई माल विशाखापट्टनम जा रहा है या चेन्नई जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, तो इनके बीच में कोई किसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। तो बेहतर है, क्योंकि हर राज्य की अपनी कंडीशन अलग है और हर राज्य अपने रूल्स और रेगुलेशन लगाता है। तो जब हर राज्य अपने रूल्स और रेगुलेशन लगाता है तो हो सकता है सामने वाले की बात ना माने। तो आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई कानून नहीं बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसका अथॉरिटी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कानून बना सकती है। समवर्ती सूची यही होती है कि राज्य और सेंट्रल दोनों काम करेंगे उसमें, लेकिन कुछ ऐसे भी मत हो सकते हैं जिसमें कोई कानून न बना, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के माध्यम, संसद के माध्यम से जो कानून बनाएगी वो पूरे देश पे लागू। इसका उद्देश्य यही था कि राज्यों के बीच में समन्वय बढ़ाना ताकि व्यापार को तेजी से बढ़ाया जा सके। ये सारी कहानी जो मैं इंडस्ट्री की बता रहा हूँ, इनका मेन एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे हम अपने सामान को विश्व पटल पर एक्सपोर्ट के माध्यम से बढ़ाएं, कैसे उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। क्योंकि जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, वो सामान होता था, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत सारा समय लगता है। इस समय को हमको कम करना है, क्योंकि बाकी देशों में जो उनके लॉज, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो बड़े रिजिड नहीं है, बहुत आसान है, जिससे कि वो बहुत तेजी से, अब चाइना का माल हमारे यहाँ बहुत तेजी से कैसे पहुँचे, जाहिर सी बात उनकी पॉलिसी उन्होंने ऐसी बनाई ना। या आप देखिए, अगर आप कोई भी चीज, आप पूरा मार्केट आप देख लीजिए, कहीं का भी मार्केट आप देख लीजिए, चाइनीज गुड्स से एकदम भरा पड़ा, और हम चारों तरफ हमने देखे चाइना के प्रोडक्ट से घिरे हुए। तो अगर आप इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। चाइना का माल भले सस्ता है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इसका आप इस्तेमाल कर लेते तो इसका कचरा भी तो निकलता है। आप फोन इस्तेमाल करने के बाद हर दिन कितने फोन वेस्टेज होते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स हुए, झालर हुए, और इस कचरे को आप डंप कहाँ करेंगे? समस्या तो ये है। और आपको पता है प्लास्टिक को डंप करने इतना आसान नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा प्लास्टिक को डंप कर सकें। कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सड़कें बनाने में करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कितनी करेंगे? तो बेहतर एक तरीका यही है कि जितना ज़्यादा आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, एकमात्र सोल्यूशन है। क्योंकि इसको पूरी तरीके से खत्म होने में, अगर एक प्लास्टिक आपने बना लिया है तो कम से कम 400-500 साल लगते हैं, और इतना समय हमारे पास नहीं है। 400-500 साल तक बचेगी दुनिया, नहीं बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक बात कही थी कि आने वाले समय में आपको रोबोट पढ़ाएंगे, अगर आपको याद हो। अभी परसों की न्यूज़ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नए सेमेस्टर में रोबोट को लॉन्च किया है। अब उनकी कक्षाएं रोबोट लेगा, यानी मैं जो कह रहा था वो बात सही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब जो लेक्चर है वो रोबोट पढ़ाएगा, क्योंकि आने वाले समय पूरा मशीनी युग है। आप जो भी चीजें करने वाले हैं, क्योंकि ये युद्ध भी लड़े जाएंगे तो मशीन से ही लड़े जाएंगे। सारे देश अपनी आदमी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक देश कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो लायबिलिटीज है, जो देयताएं हैं, वो कम से कम रखें और एसेट बनाएं। एसेट का मतलब ये कि हम ऐसी सेना तैयार करें जिससे कोई यहाँ बैठे बैठे बस ट्रिगर किया जा सके और युद्ध शुरू हो जाए। अगला पॉइंट लिखिए। अब अगला लिखिए टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का टेलीकॉम मार्केट है सबसे ज्यादा। भैया जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का टेलीकॉम मार्केट विश्व का। कुछ पॉइंट लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊं। 1201 दूसरा पॉइंट, 1201 मिलियन भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं। 1201 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं। ये टेलीफोन लिखिए, टेलीफोन सब्सक्राइबर। 1201 मिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं भारत, जिसमें कि 55% शहरी हैं और 45% ग्रामीण हैं।
जिसमें कि 55% शहरी हैं और 45% ग्रामीण। अगला पॉइंट लिखिए, 2015 में 302 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। लेकिन 2015 में 302 मिलियन इंटरनेट चलाने वाले, 302 मिलियन इंटरनेट पेनिट्रेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन मतलब कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस 2015 में। अब एक क्रांति हुई, जियो क्रांति, और जियो ने सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया। आपको याद होगा 1 साल 2-3 साल कितने साल फ्री दिया था? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, और सारा का सारा मार्केट आज जियो के पास। भारत में 32% जो बाजार है भारत का, यानी कि 100% अगर इंटरनेट लोग चलाते हैं तो 32% केवल जियो का, और ये बढ़ के हो गया 2021 में 833 मिलियन इंटरनेट चलाने के मामले में। पेनिट्रेशन कितना तेजी से बढ़ा होगा, 833 मिलियन। आप मास्क लगाए हुए क्या, कोई दिक्कत है? तो निकाल, आपको वो सफोकेशन नहीं हो रहा है इतनी गर्मी में? अरे बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है। आज तो ज्यादा गर्मी है। चलो इस 833 मिलियन आगे की 2.5 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड नेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड या ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। 2.5 लाख हाई स्पीड नेट या ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। हाई स्पीड नेट या ऑब्लिक कर दी, स्लैश कर दीजिए, ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। हाई स्पीड नेट भारत सरकार ने पहले लॉन्च किया 2G, फिर 3G, 4G, 5G, अब कौन सा आ गया? अभी 6G भी आ गया है। भारत में शायद नहीं है, भारत में नहीं है, लेकिन 6G भी कई देशों में लॉन्च होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सभी को बधाई, चंद्रयान 3 फाइनली अपनी जगह पे पहुंच गया। लेकिन अब 23 अगस्त 24 अगस्त को वो जब एक बार फाइनली लैंड कर जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी। पिछली बार से इस बार के जो चंद्रयान 3 के क्या डिफरेंसेस है, कुछ आइडिया है? लागत का इशू तो छोटा है, लागत तो कम दाम में कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार जो विक्रम था वो फेल हो गया। विक्रम मतलब जो लैंड रोवर था, जो ऐसे करके ना वो लैंड कर, वो ये हो ही नहीं पाया लैंड, माना ये जमीन है, सरफेस है, वो नहीं हो पाया। इस बार क्या है, कुछ तो चेंज होगा। आपने फोटो भी देखी होगी, केसीवन रोने लगे थे प्रधानमंत्री मोदी से लिपट के। वो जो दृश्य था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि वैज्ञानिक इतने दिनों से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लगे हों और वो फेल हो जाए तो उससे बड़ा दर्द कहीं नहीं होता। और इस बार कुछ चेंजेस था कि इस बार कोशिश की जा रही है कि पहुंच जाए। क्या था चेंजेस, आप बताइए जरा सा, किसी ने अगर पढ़ा हो तो। बड़ा तो नहीं, लेकिन बताया है कि इसमें जो गलतियां पिछली बार में, अरे वो तो ठीक है, अब चंद्रयान 2 से 3 बनाए हैं तो गलतियां सुधार की, वही तो जाना करो कौन सी गलतियां इन्होंने सुधारी। गलतियां नहीं कह सकते उसको, गलतियां मत बोले, गलतियां थी। इन्होंने कोशिश की थी ये सिस्टम हटाने की, कि जो आसानी से धीरे धीरे करके टूटेगा, तो ये जो है जो जमीन पे रहता है, अगर ये ठीक से नहीं सेट हुआ तो ये खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो इसका संपर्क जो है, पिछली बार जो नाम था, इसका पूरा नाम क्या था, विक्रम, कहते ना विक्रम संपर्क टूट गया। इस बार इन्होंने थोड़ा चेंजेस किए, ये सिस्टम नहीं रखा है, कोशिश कर रहे हैं बहुत आसानी से इसको लैंड कराया। अब पूरी बात तो 23 अगस्त 24 अगस्त तक आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उस समय तक ये हम उसमें चांद की सतह पे ये पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं चांद पे? तो वहाँ की मिट्टी का परीक्षण करना है। क्यों परीक्षण करके क्या करेंगे? वहाँ टाइटेनियम की मात्रा बहुत चांद पे। इसका मतलब रॉकेट भेज वहां से टाइटेनियम निकाल के ले आएंगे। कॉलोनी बनाना, जिससे मंगल पे
पहुँचा पहले जीवन में मंगल कर ले, फिर मंगल में जीवन कर। नहीं जैसे एक पहले धरती से मंगल पहुँचना बहुत कठिन होता है, तो क्या करेंगे? नहीं, इसका मेन पर्पस ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में भाई पृथ्वी पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पूरे के लोगों जो अमीर उनको रिप्लेस करके यहाँ से शिफ्ट किया जाए चांद पे। आने वाले समय में आप चांद पे जाएंगे तो आप भी बोल सकेंगे वहां पे चांद पे आप तो आप आराम से बोल सकते हैं भाई। और ये होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये होगा कि आने वाले समय में हम आप नहीं रहेंगे उसमें, हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि हम यहाँ से पूरी कॉलोनी में स्थापित हुए हैं, चांद पे हम रहेंगे। इसलिए हम वहाँ पे जीवन देख रहे हैं कि पृथ्वी जैसा जीवन है कि छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, जीवन जीने के लिए है कि नहीं, मंगल ग्रह पे टेस्ट कर रहे हैं कि है कि नहीं जीवन रहने लायक है। तो हो सकता है आने वाले समय में 100-200 साल में हम आने वाले समय में मानव पीढ़ियाँ उसमें रहेंगी। अभी टाइटैनिक वाला केस आपने सुना कि नहीं? तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कई लोग गए, 5 लोग, 5 अरबपति गए और वो डूब गए। इतने पैसे खर्च करके गए, वो डूब गए। खैर आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, चलिए। इसकी हाई स्पीड कनेक्टिविटी से ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रही सरकार। गवर्नेंस, एजुकेशन, बेसिकली जो चीजें आप चाहते हैं उसमें ई लगा दीजिए। ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई बैंकिंग, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस, इसको सरकार बढ़ावा देने चाह रही है। वो चाह रही है कि हम धीरे धीरे करके जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज सरकार कोशिश कर रही है। अब आप देख रहे हैं आपके जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन कर, एनटीए का पेपर वो करा रही है, ऑनलाइन पेपर करा रही है। ऑनलाइन पेपर कराने का अपना बेनिफिट है, ये पेपर बचत होता है सब कुछ। अभी यूपीएससी और पीएससी अभी नहीं चेंज हुआ, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके सारे पेपर ऑनलाइन होना शुरू हो, क्योंकि जितने मात्रा में पेड़ काट रहे उतना लग नहीं रहा है। हम अपने कॉलेज में इतना साल वृक्षारोपण करते हैं, बहुत सारा करते हैं, बचते बहुत कम, 2-2 हज़ार पेड़ लगते हैं, लेकिन बचते हैं करीब 20-25 पेड़ बच पाते हैं। हाँ वो अलग चीज है, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम जो पेड़ हैं उसको काट डाल रहे हैं और अल्टीमेटली इसका नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज उठाइए तो आपको दिख रहा होगा शिमला में कितना ज्यादा तबाही मची हुई है, उत्तराखंड में कितना ज्यादा तबाही मची हुई है। अभी आपने सुना होगा जोशीमठ का नाम, उत्तराखंड, उसमें दरार पड़ गई और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि दोषी सब है बराबर के, सब एक दूसरे को। अभी मैं गया था अभी कुछ दिन पहले नैनीताल, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं ये देख रहा था भाई कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, पहाड़ काट के सब घर बनाओ लगाए, कोई होटल खोल रहा है, कोई रिजॉर्ट खोल रहा है। अब एक अगर ऊपर से इतना बड़ा पत्थर अगर ऊपर से गिर जाए और किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो क्या। और फिर हम कहते हैं कि जो तबाही हो रही है, अब गाड़ियां देख रहे हैं केवल खिलौनों जैसे घूम रही हैं और उसका हालत बहुत बुरा है उत्तराखंड में। और ये अगर कोई इस समय तो जाने लायक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, अगर ये तबाही इसी तरीके से होती रहे तो अल्टीमेटली हमारा अस्तित्व भी बचेगा नहीं। इतने बड़े बड़े मकान चुटकियों में तो सेकंडों में गिर रहे हैं बहुत तेजी से। उत्तराखंड की हालत इस समय बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट लिखिए, आपको तो बनना है वाली गाड़ी, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन किया जाएगा। अगला लिखिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी लिखिए आप। जिंदगी में जो भी बनना है आपको हमेशा एटीट्यूड वैसा रखें। आपको अधिकारी बनना है, टीचर बनना है, आईएएस बनना है, एटीट्यूड वैसा होना है। एटीट्यूड एरोगेंस में थोड़ा भी डिफरेंस होता है। अगर आपको अधिकारी बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो सोच और एटीट्यूड वैसा होना है। जैसे किसी को आदमी की तैयारी करता है, आपने देखा होगा बाल छोटे रहते हैं और प्रैक्टिस वैसे भाव भी उसके वैसे ही है। तो जो भी आपको अपनी जिंदगी में करना है किसी भी एरिया में, आपको एटीट्यूड वैसा रखना पड़ेगा। एक कहावत है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। ये बात सच, तो बचपन से ही प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपका दिशा भी उसी तरीके से डिसाइड होने लगती है कि आपको करना है। बाकी मेहनत आपके अपने हाथ में, तो कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं है। खैर
किसी पास पानी है थोड़ा सा, इसमें लिखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नॉर्मल पानी है ये, जैसे ठीक चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा पैक चीजें ज्यादा होती है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है वो, बाकी ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये आंसर अगर आता है और क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। पहला लिखिए सबसे थर्मल 78% लिखिए, जो विद्युत बनती है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है थर्मल का 78%। दूसरा लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत 10%। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं? कोई एग्जांपल बताइए। सोलर हो गया, विंड हो गया, और क्या हो गया? हाइड्रो हो गया जो पानी से बनती है। तीसरा लिखिए हाइड्रो 9%। हाइड्रो को बोलते हैं जल वाला, तो क्या बोलते हैं हाइड्रो को? हाइड्रो के बाद 9%। कुल अगर 100% उत्पादन हो रहा है, किसका कितना प्रतिशत है? इसका मतलब ये कि आज भी जो भारत में बिजली बन रही है उसमें सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? कोयले से जो बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा जो बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही है। और कोयला नवीकरणीय नहीं है, आज नहीं तो कल खत्म होगा। भारत सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम अल्टरनेट एनर्जी के सोर्स से जुड़े। कारण क्या है कि जब कोयला खत्म हो जाएगा, जिसके पास कोयला का भंडार है अभी तो आप पार्टी कर लो, लेकिन आने वाले समय में जब ये खत्म हो जाएगा तब इसलिए सरकार कोशिश करे सोलर ऊर्जा को प्रमोट कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रतिशत बहुत कम है। हाँ, न्यूक्लियर देखिए, न्यूक्लियर का प्रतिशत है 3%। न्यूक्लियर ऊर्जा जो बन रही है वो 3% है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो 3% है। न्यूक्लियर बोला मैंने, न्यूक्लियर 3%, हाइड्रो का 9%। अब भारत के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना बना हुआ है, कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप देखिए कि कितनी कैपेसिटी भारत की है। इस थर्मल में 67% है। अगला वो बना के इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब समझा कि कितने बना सकते हैं, कितनी ऊर्जा भी बना सकते हैं। उसमें लिखिए इंस्टॉल कैपेसिटी में थर्मल है 67%, हाइड्रो है 10%, 67, हाइड्रो है 10। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं 22% और न्यूक्लियर है 1%। न्यूक्लियर है 1%। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है 22%। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 450 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना। 2030 तक 450 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना। इससे दो तीन बातें छोड़ोगे। पहली, भारत के पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है, यानी ऊर्जा की जो जरूरत है वो पूरी होगी। लिखते रहिए, एनर्जी सिक्योरिटी होगी इससे। कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। कुशल, पहला है लिखिए एनर्जी सिक्योरिटी। कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। तीसरा, कार्बन पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। कार्बन पर जो हम ज्यादा डिपेंड है वो उसमें कमी मिले। क्यों हम कार्बन को कम करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने तमाम वैश्विक, अभी मैं लिखाऊंगा, तमाम वैश्विक मंचों पे हमने ये कमिटमेंट करके रखा है, क्योंकि हमको सबको पृथ्वी बचाना है।
तो अगर पृथ्वी को बचाना है तो जाहिर सी बात है कम से कम कार्बन का इस्तेमाल उत्सर्जन करेंगे। यूएस जो है चीन को बार बार धमकी देता रहता है। भारत कभी जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो चीन को बहुत धमकी दे रहे थे, कह रहे थे ये लोग ज्यादा बनाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ये सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, इन पर बैन लगना चाहिए, इन पर टैक्स लगना चाहिए, तमाम तरीके का। ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उन्होंने भारत को भी कहा कि हम इनको सस्ते दामों में सब्सिडी देते हैं और ये उसके बदले में क्या करते हैं कि महंगा सामान ही हमको बेचते हैं और ये भी कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं। वो इस बात से ज्यादा खपा थे कि भारत से जो सामान बन के आता है हमारे यहाँ पे हम कम टैक्स लगाते हैं और हमारे यहाँ जो बढ़िया प्रोडक्ट बन के जा रहा है, चाहे आईफोन, चाहे बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों जिसको आप बोलते हैं हार्ले डेविडसन, इस पर ये 300% 400% टैक्स लगाती है। मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, अगर 1 लाख से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो 3 लाख में फिर टैक्स लगाएंगे तो कुल मिला के 4 लाख की हो गई और 50% और इधर उधर कागजी फॉर्मेलिटी 4.5 लाख की हमको मिलती है। तो कहते हैं हम ये गरीब होने का दिखावा करते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये गरीब होने का दिखावा करते हैं, इन पर टैक्स लगना चाहिए, इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो वहां पर जैसे भारतीय रहते हैं नाराज हो गए कि अच्छा भैया अब ऐसा बोलोगे, तो उन्होंने अगली बात कोर्ट में चुनाव लड़ने खड़ा दिया। और जो बिडेन ने कहा कि यहाँ बहुत देखभाल करें भाई, बहुत अच्छा है, उनके दीपावली त्यौहार था हमारे हिंदुओं का, वो पहुंच गए कि चलो हम आपके साथ दीपावली मना। ऐसे हमारे देश में भी होता है, जो हमको लगता है हमारे साथ में है तो हम उसी वोट देके बता रहे, जबकि वो अपने देश के पॉइंट से बात तो सही कह रहे थे। हमारे साथ भी यही है, हमारा जो खाने वाला आइटम है उसमें ये लोग बहुत नुक्स निकालते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके यहाँ से गेहूं सेब आया हुआ है इसमें इतना ज्यादा उर्वरक मिला, कीटनाशक मिला हुआ है, हमारे लोग खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, तो ये खाने के इस्तेमाल के लायक नहीं। यकीन मैंने जो आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जाता है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, अगर एक लेवल से ज्यादा अमाउंट में पाया गया तो आप समझ लीजिए कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है, आप उसको वापस दे दो। खैर अगला पॉइंट लिखिए, भारत 2030 तक उन्होंने ये ग्लासगो में मीटिंग हुई। ग्लासगो शहर कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड का ही पार्ट है, ब्रिटेन का पार्ट है ना। तो ग्लासगो शहर में ये कमिटमेंट की कि तो भारत 2030 तक जो अपनी 50% ऊर्जा है वो नवीकरणीय साधनों से बनाएगा। नवीकरणीय साधन मतलब सौर ऊर्जा हुई, ये हुआ पवन ऊर्जा हुई और हाइड्रो ये जल वाली ऊर्जा हुई। लेकिन आप ये देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 50% ऊर्जा अब भी कोल से प्रोड्यूस करेंगे। कहने का मतलब ये उन्होंने ये कमिट किया कि हम ये लक्ष्य रखा है कि हम धीरे धीरे करके कोल बेस्ड जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कम से कम करेंगे और हर ही देश कोशिश कर रहा है कि हम उसका प्रोडक्शन कम से कम करें। जो मैंने अभी आपको पहला एग्जांपल बताया डोनाल्ड ट्रंप वाला, एक सबसे बड़ी जो अजीब चीज होती है कि ये जो विकसित देश है ये कहते हैं जो अभी विकासशील देश है इनसे बहुत सारा प्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे भारत में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है काफी चीजों के लेकर, चाइना में ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जब इनका प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन निकलना स्वाभाविक है। और ये करते क्या है कि चाइना से बना बनाया प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद गाली अलग से देते हैं भाई कि तुम लोग ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो, जबकि जो प्रोडक्ट हमने बनाया हमने तुमको ही तो एक्सपोर्ट किया। वो ये नहीं कहते कि हमने चाइना से कितना एक्सपोर्ट किया। इसलिए एक रिसर्च पेपर में मैंने काम किया था, तो ये मजेदार बात ये थी कि आप ये कह रहे हो कि जैसे कि आप ये कह रहे हो कि आप खेती कर रहे हो और गेहूं में बहुत ज्यादा वो कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब मुझे गेहूं खरीदना मैं आपसे ही खरीद रहा हूँ और आपको ढेर सारी गालियां भी दे रहा हूँ। आपसे खरीदना भी मुझको है, इससे चिट्ठी हो गए पट में, पट भी मेरा। आपसे गेहूं भी मैंने इंपोर्ट करा लिया, आपको गालियां भी दी भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे ज्यादा टैक्स लगाए। तो ये हो रहा है जो विकासशील देश है प्रोडक्शन तो ज्यादा करेंगे क्योंकि हर जो विकासशील देश है उसकी अपनी स्ट्रेटजी भाई हम दुनिया में हमारा नाम हो। अभी भारत सरकार ये कह रही है कि 142 करोड़ की पॉपुलेशन को का जो देश है उसकी जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इनके पास अस्थायी सदस्यता होनी चाहिए यूएन। ऐसा बिल्कुल होता है, एक 142 करोड़ पॉपुलेशन का देश अगर उसके पास अभी यूएन की अस्थायी सदस्यता नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे इक्वल होगा, बराबर रिप्रेजेंटेशन कैसे। यूएन का काम है भाई कि सारे देशों को देखना,
उसमें दोस्ती मेंटेन करना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एनर्जी का जो खेल है उसमें यही है कि जो गरीब देश है वो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत है, और जो विकसित देश है ऑलरेडी उनके पास तो टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो इसका इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरी चीज़ अमेरिका में अभी, और दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल किसका करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, डीजल का करते हैं। हमारे पास कोई और सोर्सेज है ही नहीं है कि हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नवीकरण सोर्स है इसका प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए भारत सरकार सौर ऊर्जा, अगर आप कोई छत पे वो लगवाते हैं तो उस पर तमाम तरीके की सब्सिडी देती है। इसका कारण यही कि वो कोशिश, क्योंकि उन्होंने ये कमिट किया है कि हम 2030 तक अपनी जो नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं हम उसको 50% कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिए। फिर से रिपीट कर दो, 2030 तक हम 50% जो अपनी ऊर्जा का स्रोत है वो नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल से बनाएंगे। इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन फॉसिल फ्यूल समझते हैं? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल जीवाश्म, जो जीवाश्म मतलब जो कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, तो नॉन फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल बनाएंगे और जिसको आप बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे हाइड्रोजन। हाँ, जैसे हाइड्रोजन हो गया। इससे हम अपनी बिजली को 500 गीगावाट तक बिजली का उत्पादन हम करेंगे। इससे 500 गीगावाट तक बिजली का उत्पादन करेंगे। 500 गीगावाट। दो 2070 तक, अगला पॉइंट, 2070 तक नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन, यानी कि हम कार्बन को उत्सर्जन 0% ले आएंगे, मतलब एकदम खत्म कर देंगे। हम कार्बन के इस्तेमाल 2070 तक खत्म कर देंगे। कैसा पॉसिबल है, आपको क्या लगता है? मुश्किल है। हमने एक उम्मीद की है कि हम परीक्षा में 80% लाएंगे, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। अब आता है और नहीं आता है वो तो अलग ही बात है, वो तो रिजल्ट बताएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब हमने एक लक्ष्य रखा है, भैया हम एग्जाम में 80% लाएंगे, आता है नहीं आता वो तो एग्जाम देने के बाद। चलो अगला पॉइंट लिखिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कुछ नहीं, इसी में लिखिए, सॉरी, नेट जीरो कार्बन में कुछ और बातें लिखिए। इसका जो मेन लक्ष्य क्या क्या है, ऐसे बना लीजिए पॉइंट, इस साइड में लिखिए नेट जीरो कार्बन लिखिए। हमें अपनी ऊर्जा को क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाना है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का बढ़ावा देना है। दूसरा में लिखिए स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। स्टोरेज कैपेसिटी, को ऐसा कुछ टफ वर्ड तो नहीं है, जब कोई टफ वर्ड होगा तो मुझे बता दीजिएगा। स्टोर करने की कैपेसिटी को हमको बढ़ावा देना। कुछ ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे कुछ ब्रैकेट में डाल के लिखिए, जैसे लिथियम, निकेल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ये सब चीजें इस्तेमाल होती है बिजली को स्टोर करने। बिजली को उत्पादन करना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी चीज है इस बिजली को स्टोर कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप बिजली का स्टोर नहीं करेंगे, जो तमाम बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं उसमें क्या होता है, बिजली स्टोर की जाती है, चाहे हाइड्रो के थ्रू हो, चाहे न्यूक्लियर के थ्रू हो। अगर आप इसकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रहेगी तो आपको कभी जरूरत के समय कैसे ये आपको सप्लाई कर पाए। तो बेहतर यही, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में ये सब चीजें का इस्तेमाल, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी।
स्थानांतरण होता है, लेकिन अगर आपको एक स्थान से दूसरा स्थान बनाना भी है तो कुछ स्टोरेज की फैसिलिटी को रखते हैं। आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लाइट आई, बिजली स्टोर हुई। बिजली स्टोर आपके जो फोन का बैटरी है वो भी तो स्टोरेज का ही एक एग्जांपल है। लिथियम की बैटरी होती है, आप उसको चार्ज करते बिजली स्टोर रहती है, आपका इस्तेमाल आप करते रहते हैं। तो भारत को ये भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन देशों के पास इन चीज का भंडार ज्यादा है, जैसे लिथियम हुआ, तो बेहतर है वहां से हम इसको इंपोर्ट करा, क्योंकि आने वाले समय आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाए। बेहतर यही है कि आने वाले समय में हम इसका इंपोर्ट करा के रख लें। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप कोई व्यापार पहली बार कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पर कोई समोसे की दुकान नहीं, लोग 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं खाने। अब अगर आप यहाँ पर एक समोसे की दुकान खोल लेते हैं तो जो लोग दूर जाते हैं तब यहीं से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जिन जिन देशों के पास ऐसी रिजर्व हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत अच्छे रिजर्व है, तो उनसे अपना दोस्ती मेंटेन कर रही है। बार बार भारत सरकार प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं दूसरे देशों प्लेन से? ऐसा थोड़ी होता है कि केवल वो चेयर्स लगाने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसका मेन पर्पज ये होता है कि, और दोनों का मतलब होता है उसमें, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि मेरी मैक्रो से बहुत बचपन की घनी आ रही है, हम लोग साथ में गिल्ली डंडा खेला करते थे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों का स्वार्थ होता है जो एक दूसरे से मिलने में मजबूर करता है, क्योंकि भारत सरकार की अपनी नीड है, फ्रांस सरकार की अपनी नीड है। और फ्रांस क्या कहेगा कि भैया ठीक है, तुम 26 रफाल खरीदे हो, अब 50 कर दो। भारत सरकार तो ये कह रही है ठीक है हम खरीद लेंगे, इसके बदले में आप हमको ये चीजें देंगे। भारत सरकार ने कहा ठीक है हम रफाल तो खरीद लेंगे, आप हमको इसके बदले में इसकी टेक्नोलॉजी हमको दोगे और इसको हमारे यहाँ बनाओगे, असेंबल हमारे यहाँ करोगे। क्योंकि अगर बना बनाए रफाल फ्रांस से आएगा तो आपके लोग को रोजगार मिलेगा, पैसा आपके लोग कमाएंगे, टेक्नोलॉजी आपके लोगों के पास रहेगी, स्किल्ड आपके लोग होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर मेरे देश में आएगी तो मेरे देश के लोगों, हमारे इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हम उसको सीखेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ेगा। तो हर एक देश का अपना एक स्वार्थ होता है। वो अलग बात है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अलग जो कहते हैं कि हमारी बचपन बहुत दोस्ती है, लेकिन दोस्ती नहीं होती। वो मिलते हैं पीछे से, बस मन में की सोचते हैं भाई मान जाए किस तरीके से, डील डन हो जाए बस। क्यों? क्योंकि डील इसलिए डन हो क्योंकि दोनों को उसमें बेनिफिट होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको लिखाना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर भारत में, गुरुग्राम में। जितनी आप बड़ी मल्टीलेटरल संस्थाएं देखेंगे, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IDA हो गया, सबका हेडक्वार्टर कहीं जिनेवा में होगा, कहीं US में होगा, कहीं फ्रांस में होगा, कहीं ना कहीं होगा। भारत में जो इंटरनेशनल अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत यानी गुरुग्राम में। लिख लीजिए, गुरुग्राम लिख लीजिए। वन लाइक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पीसीएस में अक्सर पूछ लेते हैं। हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। पहले इसका नाम गुड़गांव था, फिर बाद में इसको कर दिया गुरुग्राम। इसका जो मोटो है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका जो मोटो है, या नोडल एजेंसी जो काम करती है इसमें, जिसमें कि 101 देश प्रतिभागी हैं, 101 देश इसमें हैं। शुरू में जब ये बना तो यूएस ने बैकआउट कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बैकआउट कर लिया, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा ये जो गरीब देश बनने का नाटक करते हैं, भारत और चीन के विशेष संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम इनको तमाम तरीके के छूट देते, ये फायदा उठाते हैं और हमारे सामान को पहली बात तो इतना महंगा कर देते हैं, हम इसमें नहीं रहेंगे। जब ये गरीब देश तमाम कार्जन को उत्सर्जन कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? कहने का मतलब क्या हुआ सर, आपने बोला था इसमें 101 देश है, साथी मेंबर कंट्री। तो यूएस ने अपना नाम इसमें विड्रॉ कर दिया कि हम इसका साथ ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ, आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और कहा कि भैया वहां से कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें।
अब ये अमीर देश है, यूएसए है, यूएसए ये कह रहा है कि आप लोग भले गरीब है लेकिन अभी भी आप बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं और गरीब अलग से बने हुए हैं, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम भी खूब कार्बन का उत्सर्जन करें, दोनों लोग मिलकर करें। फिर बाद में जब इनकी सरकार चली गई डोनाल्ड ट्रंप की, जो बिडेन है, शायद उन्होंने फिर से भी इसको फिर से वो शामिल हो गए। कहने का मतलब ये कि एक बड़ा देश, एक रसूखदार देश, अगर ही उसमें शामिल नहीं होगा तो उसका जो अस्तित्व वो खतरे में हो सकता है। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब सब लोग मिल के कोशिश करेंगे तभी तो कार्बन को कम कर पाएंगे। हालांकि उनका इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन अगर सबको सामने दिखाना तो ये है कि कार्बन को उत्सर्जन हमको कम करना पड़ेगा। जितना कार्बन कम करेंगे वो हमारे लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि ये जो बाढ़ आ रही है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउसेस के प्रभाव कारण ही हो रहा है। और आने वाले समय में ये है कि हम बहुत ज़्यादा सेफर साइड में नहीं हैं। बाढ़ आती कि पूरा का पूरा गांव, पूरा पूरा राज्य बहने की स्थिति में रहता है। बिहार जैसे राज्य में तो हर साल बाढ़ आती। क्या होता था? इस समय ये है कि पिछली बार मुझे याद, कुछ साल पहले जब बिहार डूबा था, जो उप मुख्यमंत्री आवास था वो तक डूब गया। तो जितनी प्लानिंग आप कितने भी मॉडल टाउन बसा लो, प्लान करके बसा लो, जबकि आपकी इंटेंशन नहीं होगा, आपकी नीयत नहीं होगी, वो सही नहीं होगी। अगला देखिए, नेशनल सोलर मिशन एस्टैब्लिश बनाया गया। नेशनल सोलर मिशन भारत में एस्टैब्लिश किया गया, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में ग्लोबल लीडर बनना था। भारत सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने में अभी बहुत काफी आगे है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। इसका उद्देश्य ग्लोबल लीडर बनना था सौर ऊर्जा के उत्पादन। भारत सरकार ने 2000 शुरुआती लक्ष्य, भारत सरकार ने 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। अगला हेडिंग चलिए, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, गोल्स और अचीवमेंट। गोल्स मतलब ये था, लक्ष्य क्या था और क्या क्या अचीवमेंट हुए, प्राप्तियां क्या क्या। गोल्स और अचीवमेंट, यानी लक्ष्य क्या था और प्राप्तियां क्या क्या। भारत सरकार ने 2015 में 175 गीगावाट को GW से इंडिकेट कर दीजिएगा। 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन को नवीकरणीय मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का, उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने 2015 में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें कि ये लिखिए सोलर का ये प्रतिशत है, विंड का ये सोलर यानी सौर ऊर्जा को 100 गीगावाट तक लक्ष्य रखा, पवन ऊर्जा को रखा 60 गीगावाट तक, बायोमास का लक्ष्य रखा 10 गीगावाट तक और इसका 5 गीगावाट तक। ये जो क्वेश्चन है नेट में 3 बार पूछ चुका है, जब मैंने दिया था नहीं क्वेश्चन आया था नेट में नेट जेआरएफ अलग अलग होता है ना, जेआरएफ उसका प्लस मुझे श्योर नहीं है। नेट जेआरएफ कभी बार अलग अलग होता है कि एक होता है?
सर नाम एक होता है पर हमने सुना कि नेट थोड़ा जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। तो पेपर तो एक ही हाँ, होता पेपर है। एक ही होता है, उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। देखो नेट और जेआरएफ का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ क्या। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे। नेट का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। जब आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें लिखता है एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने। जेआरएफ का मतलब ये होता है कि अगर आप पीएचडी करते हैं और आपको जेआरएफ मिलता है तो सरकार आपको हर महीने 36,000 रुपए देगी। शुरुआती 2 साल 31,000 स्कॉलर फेलोशिप, 5,000 एचआरए। उसके बाद अगले 2 साल के बाद आप प्रमोट हो जाते हैं एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलो, जिसमें सरकार आपको देगी 42,000 रुपए। यानी कि 5 सालों में आपको सरकार 25 लाख रुपए देगी पीएचडी करने के। जब आपका रिजल्ट बनाया जाता है, माना कि 100 बच्चे हैं इकोनॉमिक्स में और 100 बच्चों में केवल 6% को हमको देना है 100 नेट की डिग्री देनी। 100 का 6 क्या हुआ? 6 बच्चे। तो जो ऊपर के 2 बच्चे होंगे उनको नेट और जेआरएफ दोनों मिलेगा, क्योंकि उनकी रैंक हाई है, नंबर उनके हाई है। बाकी जो तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें बच्चे उनको केवल नेट का सर्टिफिकेट। तो जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो जो जेआरएफ का बच्चा होगा उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करें, सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करेंगे तो सरकार आपको पैसा देगी। लेकिन नेट है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है तो आपको 8,000 मिलेगा, बाकी स्टेट से करेंगे तो कहीं से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो जेआरएफ एक फेलोशिप प्रोग्राम, फेलोशिप मतलब है सरकार आपको पीएचडी करने के लिए हर महीने 36,000 रुपए 2 साल तक देगी, फिर अगले 3 साल 42,000 रुपए। ठीक। और इसका मेन, जैसे कि आपको प्राइमरी का टीचर पास करने के लिए टेट पास करना पड़ता है, वैसे प्रोफेसर बनने के लिए नेट पास करना, यानी इसमें मेन डिफरेंस। ठीक है। अगला लिखिए। आप लोगों में से किसी ने नेट निकाला है? किसी ने दिया नेट का पेपर? सर पेपर दिया है इस बार। तो कैसा हुआ पेपर? सर पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन फर्स्ट पेपर अटका है, सेकंड पेपर अच्छा हुआ है सर। यही कहानी सारे बच्चों की, किसी का फर्स्ट अच्छा जा रहा है, सर फर्स्ट नहीं अच्छा जा रहा, फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहा था, उसमें जो सेकंड पेपर था वो काफी अच्छा गया है। देखो जब कभी रिजल्ट ना निकले तो बहाने बनाना आसान होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा निकल गया। नहीं सर, मैंने मैच किया था इसलिए मुझे पता है मेरा फर्स्ट पेपर। हमारे सीएसएन कॉलेज में हिंदी में बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर है, में सेकंड सेमेस्टर में बच्चे जेआरएफ निकाल, जो अभी नई जनरेशन निकल के आ रही है। जो हमारे समय में ये होता था कि थर्ड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में नेट निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और आप नेट निकालो तो प्रोफेसर बड़ी अच्छी निगाहों से देखते हैं, बड़ी इज्जत मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि अभी ये बच्चा भी नया नया है और नेट निकाले, बड़ी बात है। तो अभी हो गया कि अभी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे बीए से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एमए का सिलेबस उन्होंने पढ़ा नहीं है, और क्योंकि सारे जो नेट का सिलेबस है उसमें एमए का पूरा पेपर होता है, और बच्चे इतने तेज हो गए हैं, या तारीफ करूंगा कि जो नई जनरेशन निकल के आ रही है सब नेट जा रहा है, बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। भारत में नेट जो अचीवर्स उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। तो धीरे धीरे करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए भाई। नेट का सिलेबस कोई दिक्कत है, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बाकी भी ठीक है, पहला पेपर के रिगार्डिंग आपको मदद कर सकता हूँ। बाकी जो उसके कंसर्न टीचर है वो बेहतर बताते हैं कि आपको कौन कौन से बुक टीचर। इसको आपने नोट कर लिया? आगे लिखिए। अगस्त 2021 तक, अगस्त 2021 तक भारत ने 100 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया था, बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये तो आपने पढ़ लिया इंडस्ट्री, उद्योग। अब अगला लिखिए सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या होता है? सेवाएं। अरे वो तो ठीक है सर, जैसे कि सर्विस सेक्टर, इसका कितना प्रतिशत है जीडीपी में? 53%। अब इसमें लिखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं।
पहला ट्रेड ये है ट्रेड, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार। जिसमें इसका प्रतिशत है 16.9%। 16.9%। ये है ट्रेड, व्यापार, होटल, परिवहन और ये संचार। सेवाएं वो होती है जिनको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपको एक बिस्किट खाना है तो आप उस गुड्स, वो एक सामान है, गुड्स आप तो खाएंगे, लेकिन आप ट्रैवल करके आए हैं या बस से यात्रा की है तो आप उसको फील करेंगे, फील करेंगे, उसको टच नहीं कर सकते आप। अमूर्त बोलते हैं इसको, इंटेंजिबल बोलते हैं, अमूर्त है, इसको आप टच करें, फील, महसूस करें। इसका मेन जो सेवाएं यही होती है। संचार को आप फील करेंगे, ट्रेड को, व्यापार को आप छू नहीं पाएंगे, जो छुएंगे वो वस्तु है, सामान है, वो कुछ है। चलिए अगला लिखिए इसी में, फाइनेंशियल रियल एस्टेट। फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। अब रियल एस्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता। रियल एस्टेट मतलब आप समझ रहे हैं? चलिए, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। इसका प्रतिशत है 20.9। तीनों का मिला। तीसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे उन्होंने यही क्वेश्चन बताया था कि सर्विस सेक्टर में 2 कंपोनेंट बताओ। ये वाला तो मुझको याद था, मैंने यही बताया कि सर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बोले और बताओ, अब एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है। बहुत देर सोचा, मैंने कहा सॉरी सर, आई एम एबल टू रिकॉल। बोलते कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोलते ऐसे मजाक के मूड में जब एसबीआई के चेयरमैन का नाम बताओ, उनके मूड में जो भी आ गया हो। अब मैं बड़ी देर सोच रहा हूँ यार, कुछ तो था, ऐसे ऐसे खड़ा हो, ऐसे सोच रहा हूँ क्या था, रजनीश कुमार थे शायद उस समय। अब मेरे मुंह से आ नहीं रहा, मुझे पता है मैंने पढ़ा है इसको, रजनीश कुमार। तो कभी कभी आपके साथ दिमाग में चीजें होती है वो क्लिक नहीं कर पाती, होती है ऐसा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। डिफेंस को आप फील कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप फील कर सकते हैं। 15.2%। लिखिए आपने। अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे 2018 और 19 में इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 7.2% से बढ़ रहा था, 19-20 पे 7.2 से बढ़ रहा था। तीसरा 2020-21 जब कोरोना आया, कोविड आया, कोविड में ये -8.4 से बढ़ा। और 2021 में जब इसने रिकवरी करना शुरू किया, अभी भी सर्विस सेक्टर कोविड के इम्पैक्ट से उभर नहीं पाया। ये सारी सर्विसेज कॉन्टैक्ट बेस्ड होती है, एक दूसरे का आप कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी। आपको परिवहन जाना है, बस चलाना है, सारी बसेस तो बंद थी, सारी बसेस तो बंद थी, परिवहन सारा टूरिज्म बंद था।
तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, दूसरे की इनकम होती है। मैं जो पैसे खर्चा करता हूँ सामने वाले की इनकम होती है। तो जब आप ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन पे इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका शेयर कैसे बढ़ेगा? इसका जो डाउन होना शुरू हो गया 7.2 या माइनस में इसका जो ग्रोथ हो रहा था वो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर में। अगर यही डाउन चला जाएगा तो आपकी जीडीपी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अगर आप इसको ग्राफ पे कभी प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा निकल के आएगा, माना ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पर निगेटिव दिखा रहा है तीसरा, और ये ऊपर ऐसे करके ऐसे करके बढ़ेगा। तो आप अगर इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे रिकवरी होगी, कुछ ऐसे वी शेप रिकवरी होगी। यहाँ तक बढ़ा हुआ था, फिर नीचे डाउन हुआ, फिर ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। और एक बार सर्विस सेक्टर डाउन हुआ, उसका असर हुआ कि धीरे धीरे देशों ने अपनी बाउंड्रीज खोलनी शुरू की। और जब बाउंड्रीज खोली, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही है, पर्यटन पे ही है। जैसे आपने नाम सुना होगा मालदीव्स का नाम सुना होगा, तो उनकी पूरी इकोनॉमी इससे पे डिपेंड है। श्रीलंका, जितने भी वो कंट्रीज हैं, समुद्र किनारे वाले जितने कंट्रीज आप सबके साथ उनकी डिपेंडेंसी किस पे है? पर्यटन पे भी। भारत भी ये कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत तमाम तरीके के नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि लोग भारत में भी टूरिस्ट बन के आए, क्योंकि टूरिस्ट केवल अपना बॉडी लेके नहीं आता है, टूरिस्ट अपने साथ लेके आता है पैसा, जिसको आप बोलते हैं डॉलर। जब डॉलर, और हमको केवल उनसे कोई लगाव नहीं, हमको उनसे केवल डॉलर से लगाव। अब आएगा वो एक्सचेंज कराएगा, उसके रूप में यहाँ पे आएगा, वो खर्च करेगा, सुविधाएं होगी। हम जाते हैं बैंकॉक जाते हैं, हम जाते हैं थाईलैंड, हम जाते हैं नेपाल, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ की सुविधा वो देखनी, सर्विसेज को हम एंजॉय करने जाते हैं, वो सारी। तो जो जितना ज्यादा कंट्री रिच होगा, बहुत सारे दुबई जाना लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा तमाम चीजें बन गई हैं, बड़ा बुर्ज खलीफा, बड़े बड़े, तो सोचो उन्होंने रेत में भी पानी का अपना वो बना दिया है बकायदा। तो आप वहाँ पे जाइए, सफारी, जंगल सफारी का भी मजा लीजिए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम विदेशी जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको अपने देश में अट्रैक्ट करें। आज के इतना रखेंगे और पढ़ा जाए, अभी है 10 मिनट पढ़ा सकते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं आपको। अब ये लिखिए कि सबसे ज्यादा एफडीआई किससे किससे आता है। एफडीआई मतलब समझते हैं, विदेशों से पैसा भारत में सबसे ज्यादा किस सेवाओं में, कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आता है। पहला लिखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, पहला लिखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिसमें कि जो सबसे ज्यादा एफडीआई होता है 42.59%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 42.59%। %42.59%। दूसरा लिखिए वित्तीय और बिजनेस आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल कॉमा, इसको आप बोलते हैं वित्तीय, और उसके बाद बिजनेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आपने नाम सुना होगा आउटसोर्सिंग बिजनेस, बीपीओ का नाम सुना है, बिजनेस बीपीओ का नाम, जो कॉल सेंटर होते हैं, बड़े बड़े जो कॉल सेंटर होते हैं, जो आपके यहाँ से दूसरे यहाँ विदेश में जाते हैं, वहां पर लोग तमाम तरीके की जॉब करते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, तमाम। हम अपने यहाँ एक तरीके से सॉफ्ट पावर को दूसरे देशों में भेजते हैं। हमारा मेन लक्ष्य होता है कि जो यहाँ को पढ़ के लिखे जा रहे हैं, वहां से वो बेस से बात हो, हमारे जब पैसे भेजेगा, डॉलर में भेजेगा, पाउंड में भेजेगा, तो हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। जितना ज्यादा विदेशों से पैसा आपके पास आएगा, इसका मतलब उतनी विदेशी कंट्री आपकी सिचुएशन अच्छी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितना अगर हमको इमरजेंसी में पेमेंट करना पड़े, उसी फॉरेन एक्सचेंज है उसी का हम इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए। अगला देखिए, हाँ इसका है बैलेंस, इसका परसेंट है 18, इसी में और कॉमा लगा के लिखिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी में लिखिए, उसी में आउटसोर्सिंग के बाद R&D, उसी में
फाइनेंशियल, बिजनेस आउटसोर्सिंग, R&D, कुरियर टेक टेस्टिंग, कुरियर सर्विसेज जो होती है, कुरियर टेक टेस्टिंग, इसका है 18.84%। 18.84, इसमें 18.84% विदेशों से FDI आता है। तीसरा लिखिए टेलीकम्युनिकेशन 2.25, टेलीकम्युनिकेशन 2.25। अगला लिखिए होटल एंड टूरिज्म 2.25, 2.25%। अगला है होटल एंड टूरिज्म 2.21%। होटल और पर्यटन 2.21%। अगला लिखिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, इसका प्रतिशत है 0.54। इसका मतलब है इन क्षेत्रों में विदेशी लोग इतने पैसे लगाने पसंद करते हैं। एक लाइन में एक और हेडिंग को एक डेटा लिख लीजिए कि 1991 में हम 0.5% एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करते थे। जब LPG की पॉलिसी 1991 में आई, उस समय हम केवल विश्व का 0.5 यानी कि आधा प्रतिशत ही दूसरे देशों को निर्यात करते थे। लेकिन 2022 में ये बढ़ के हो गया कितना, 4.2%। इसका मतलब ये है कि हमने तरक्की तो की है। आपको लग रहा होगा आधा प्रतिशत, 4% बहुत होता है। अगर आप उसको बिलियन टन, अरबों, खरबों में तोलेंगे तो बहुत होता है। अगर पूरे देश में 1 खरब वो के अमाउंट का अगर व्यापार हो रहा है तो उसमें भारत का प्रतिशत जो है वो 4.2%। अब लिखिए 2020-21 में हमने किन किन वस्तुओं को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ये लास्ट है, उसके बाद 2020-21 में ऐसे एक हेडिंग बना लीजिए। 2020-21 में हमने कौन कौन से सबसे ज्यादा किया हुआ है। यहाँ वस्तुएं लिख लो, सॉरी सेवाएं लिख लो, ऐसे या सेवाओं वस्तु जो भी आप लिख सकते हो। तो जब सेवा की बात करें तो सेवा ही लिखेंगे। पहला लिखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सेवाएं 48.9%। दूसरा है व्यापारिक सर्विस सेवाएं 23.9%। व्यापारिक सेवाएं या बिजनेस सर्विसेज 9। परिवहन लिखिए, परिवहन सेवाएं 10.6%। ट्रैवल यानी यात्रा, ट्रैवल यानी यात्रा, यात्रा में है 4.1। और भी सारी चीजें करते हैं लेकिन टॉप 4 यही। पहला है आपका सॉफ्टवेयर सेवाएं, दूसरा है व्यापारिक सेवाएं, तीसरा है परिवहन, चौथा है ट्रैवल। और उसका परसेंटेज लिखा गया कि हम इतनी ज्यादा सेवाओं का एक्सपोर्ट विश्व में करते हैं। हर एक देश यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेवाओं का निर्यात करे। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। तो जितना ज्यादा आप भेजेंगे, जितना कम मंगाएंगे, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन वो सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब अधिशेष होगा, ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी। अगले 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 क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जब भारत सरकार आजाद हुई 1948, 1956 की, 1970 की,
और 1991 की जो पॉलिसी आई थी वो सब पढ़ा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक आज के लिए इतना रखते, थैंक यू वेरी मच। ये लो पानी। हेलो, हाँ बस निकल रहा मॉडल।